नरेंद्र मोदी चुनाव के रण में समूचे विपक्ष के लिए बस एक ही नाम काफी है। गुजरात का टारगेट पूरा होते ही मोदी ने अपनी नजरें अगले लक्ष्य पर लगा दी हैं। 5 बड़े राज्यों में 963 असेंबली सीट्स को लॉक कर दिया है। ये वो 5 राज्य हैं जहां 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद लोकसभा के 2024 के चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए भी मोदी की तैयारी पूरी है। गुजरात में वोटिंग के तुरंत बाद प्रधानमंत्री दिल्ली आए, देश भर के कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें 22 में 23 और 24 की जीत का पूरा प्लान समझा दिया। इस सीरियल इलेक्शन विनर की आगे की चुनौतियों और तैयारी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखिए और समझिए राजनीति का मोदी स्टाइल क्या है। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. નમસ્કાર. लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया. मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का હૃદય से અભિનંદન કરતા હું, ધન્યવાદ કરતા હું. હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો. ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી. ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે. હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. નમસ્કાર. गुजरात को धन्यवाद कहकर नरेंद्र मोदी दिल्ली आ चुके हैं. मतदान की स्याही सूखी नहीं और मोदी ने अगले चुनाव का मोर्चा संभाल लिया है. दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक. इसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश उप प्रभारी, संगठन महामंत्री को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की जीत का मंत्र देंगे. शाम के बाद नरेंद्र मोदी एक और बड़ी बैठक में शामिल हुए. इसमें देश के सभी राजनीतिक दल के 40 नेता शामिल हुए. विषय है G20 बैठक का एजेंडा. राष्ट्रपति भवन में हुई इस बैठक में भारत के लिए गौरवशाली बताए जा रही मेजबानी पर सबके विचार लिए गए. माना जा रहा है कि 2024 से पहले और 2024 चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा. वैसे गुजरात चुनाव में भी मोदी जी ने इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताकर वोट मांगे हैं. અને બહુ સુખદ સંયોગ છે કે ગુજરાતમાં જ્યારે અત્યારે ચૂંટણી ચાલી રહી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં ચૂંટણીનું ગઈકાલે પહેલું મતદાન હતું, એ જ વખતે ભારત G20 ના દેશોના સમૂહનું
નેતૃત્વ સંભાળી રહ્યું છે. આ G20 દેશો એટલે દુનિયાની 75% અર્થવ્યવસ્થાનું સંચાલન જે લોકો કરે છે એવા દેશો છે. એના મુખિયા તરીકે હવે ભારતને તક મળી છે. जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में एक्टिव हैं, वहीं उनके विरोधी उनके मुद्दों को डीएक्टिव करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, भले ही उनकी चाल से देश की छवि को धक्का लगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी G20 की बैठक में शामिल होने आई हैं, लेकिन G20 लोगों में इस्तेमाल किए गए कमल के फूल को भी बीजेपी का राजनीतिक प्रचार बता रही हैं, जबकि सबको पता है कि कमल देश का राजकीय पुष्प है. वो खुद कहती हैं कि इसे मुद्दा बनाने पर देश की छवि को धक्का लग सकता है. मैंने देखा पहले G20 में जब देश का बात होता है तब हम लोग कुछ नहीं बोलता है, इसी के लिए कि अगर ये बाहर में जाए न्यूज़ तो देश के लिए अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन ये भी सच है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, हाँ इट्स फैक्ट दैट कमल हमारा नेशनल फ्लावर भी है. तो जब नेशनल फ्लावर तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को दे दिए जब, तो वो फ्लावर को यूज नहीं करके और भी नेशनल कितना चीज था. हमारा संभवतः नेशनल टाइगर था पहले, नेशनल जो चिन्ह था, अभी लायंस बना दिया. तो पिकॉक भी है, जो नेशनल एम्ब्लेम है, कितना चीज है. ये चीज को देखना चाहिए बिकॉज 20 कंट्रीज, इफ आई डोंट रेज अदर विल रेज. जैसे आप एक सांबादिक हमको पूछ रहा है, इसी के लिए मेरे को उत्तर देना पड़ रहा है. नहीं तो मैं देखते जा रहा है, दिख रहा है, लेकिन तब भी देश का बात है, इसी के लिए हम इसके इशू नहीं बनाया. But it is not a non-issue. It's an important issue, and I think they should think over the matter. ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के गुजरात में मतदान के दौरान पैदल चलकर बूथ तक जाने को भी गलत माना और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, जबकि प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के संवैधानिक अस्तित्व को पूरा सम्मान दिया. They are the special people. It is the election commission duty. As a political party, we abide by the election commission. But what Supreme Court said, I do agree, 100%, that election commission also there should be some system for nomination of the election commission and all this. He did a road show today. Election day road show is banned. But for them, they may be excused. This is the basic difference. मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है. और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया. मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं. 2024 के रण में मोदी को ममता बनर्जी से 42 सीटों पर लड़ना है. इसके आगे ममता बनर्जी मोदी विरोधी गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कोशिश में भी हैं, लेकिन कभी कभी उनके कुछ कदम मोदी सरकार के पक्ष में भी दिखते हैं. वो पहले भी बीजेपी के एनडीए का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन अभी मोदी का असली ध्यान तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उसके बाद 2024 में पूरा देश है. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक पुराना विवाद सिर उठा रहा है.
कर्नाटक के बेलगांव जिले में बेलगावी को लेकर विवाद है, जहां मराठी भाषी लोग ज्यादा हैं। लिहाजा महाराष्ट्र 60 के दशक से इस पर अपना दावा करता है। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा कभी कभी संवेदनशील हो जाता है। मोदी के नए विरोधी उद्धव ठाकरे इस पर मराठी दावे को मुद्दा बना रहे हैं। इस पर मौजूदा बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने यहां दौरा करने का कार्यक्रम बनाया था, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हुआ। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव भी हैं। We have already communicated them that it is going to create law and order problem. Therefore, this is not the right time to come. We are aware that anybody in this country are free to move, but if it is going to create law and order problem, everybody has got his own responsibility. Even government has got its responsibility and certain powers, where we will invoke those powers to see that law and order is not disturbed. As well as I appeal to the Chief Minister of Maharashtra. The matter is in the court. Let's fight it legally. People of both the states are living very happily, harmoniously. Let us not disturb the life of the people and peace. दक्षिण भारत मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि कर्नाटक के अलावा उन्हें हर जगह अपनी पार्टी के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है। तेलंगाना में 199 विधानसभा सीट हैं, लेकिन बीजेपी को 2018 के चुनाव में 1 सीट मिली थी और करीब 7% वोट। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट हैं, वहां 2018 के चुनाव में बीजेपी को 104 सीट मिली, विरोधी कांग्रेस को 79 और जनता दल सेकुलर को 37। दोनों दक्षिण भारतीय राज्यों को मिलाकर 423 सीट के लिए मोदी की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर की बेटी शर्मिला इन दिनों काफी सक्रिय हैं। वो अपने भाई सीएम जगन से अलग राजनीति कर रही हैं। कुछ दिनों पहले उनका एक प्रदर्शन काफी चर्चा में रहा था। ऐसे में उनका राजनीतिक रसूख अगर मोदी के साथ आता है तो इससे बीजेपी को तेलंगाना और आंध्र दोनों में अच्छा सहयोगी मिल सकता है। दक्षिण में 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहे हैं। जयललिता की पुण्यतिथि पर शशिकला उनकी समाधि पर पहुंची, तो दूसरी ओर उनका विरोधी पन्नीर सेल्वम गुट भी वहां पहुंच गया। इस टकराव के बीच तमिलनाडु में बीजेपी को गुंजाइश दिख सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत में मोदी के खिलाफ बड़ी लामबंदी कर रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी इसीलिए गुजरात के चुनाव से पूरी तरह दूर रहे, लेकिन अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर खेमेबाजी उनको कमजोर कर रही है, जो उन्हें मोदी के सामने मजबूत नहीं होने देगी। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेता छोटी छोटी बातों में सीधे राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। माना जा रहा है कि 2023 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में वहां एक बार फिर मोदी के खिलाफ गठजोड़ बन रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने पहले मना किया, लेकिन अब फिर अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद ले लिया है। 370 जो है वो सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों के लिए है, मगर आज जम्मू के लोग भी ये समझने लगे हैं कि 370 उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज थी। 35 से उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा आज उनके बच्चे जो हैं, उनको बच्चों को नौकरियां नहीं हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।